मित्रों और मित्रानियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं आपकी मित्र आज आपको लेकर चलती हूँ नेपाल के शाही परिवार में। पर उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे 10 पीढ़ी पहले किसी दादाजी ने कोई कुआं खोदा हो और उस कुएं में से आज पानी निकाल कर मैं पीऊँ? विश्वास नहीं होता ना इस बात पर ऐसा होता है। कहावत सुनी होगी आपने भी कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है और बच्चे जो कर्म करते हैं उसका फल माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है। देर सवेर ही सही, कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। तो आज की बात शुरू करते हैं नेपाल के इतिहास की वो रहस्यमयी रात से, जिसने नेपाल का भविष्य व वर्तमान पर गहरा प्रभाव डाला और ऐसे प्रश्नों को खड़ा कर दिया जिनका उत्तर आज भी मिलना असंभव लगता है कि उस रात हुआ क्या था और क्यों हुआ था, किसने किया था। वो रात है 1 जून 2001 की काली रात। शाही परिवार में एक प्रचलन है कि प्रत्येक शुक्रवार को शाही परिवार के सभी सदस्य नारायण हिती नाम के शाही महल पर मिलकर पार्टी करते हैं। उस पार्टी में सभी सदस्यों का आना अनिवार्य होता है। उसमें शामिल होने वाले सदस्य इस प्रकार थे: राजा वीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या, राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र के पुत्र और उनका परिवार, उनका दामाद, राजा वीरेंद्र की बहनें, राजा वीरेंद्र की बेटी और राजा वीरेंद्र के दोनों बेटे युवराज दीपेंद्र और छोटे बेटे निरंजन। इस पार्टी का उत्तरदायित्व युवराज दीपेंद्र पर था। युवराज दीपेंद्र बड़े जोश खरोश से इस पार्टी का आयोजन कर रहे थे। 2 हफ्ते पहले वे सबको कॉल करके स्वयं आमंत्रित कर रहे थे। इस पार्टी में कुल मिलाकर 12-13 सदस्य शामिल थे। शाही परिवार का नियम है कि आयोजनकर्ता स्वयं महाराज के स्वागत करता है, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। युवराज दीपेंद्र अपने पिता राजा वीरेंद्र के स्वागत के लिए नहीं आए, बल्कि वह खुद की ही पार्टी में सभी सदस्यों के आने के बाद आए। पार्टी अच्छी चल रही थी, परंतु युवराज दीपेंद्र आदतन खूब नशा कर रहे थे। किसी ने उसे इसलिए भी नहीं रोका क्योंकि सब जानते थे वह नशे में होते हुए भी अपने आप को संभाल लेते हैं। 8 बजे के आसपास वह अपने छोटे भाई निरंजन और डॉक्टर राजीव साहे के साथ बिलियर्ड्स रूम में जाते हैं। वहाँ साथ के साथ नशे भी करते हैं और खेलते भी रहते हैं। कुछ समय बाद युवराज दीपेंद्र अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, तो उनके छोटे भाई निरंजन और राजीव साहे ने उन्हें उनके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। अपने कमरे से वह 40-50 मिनट बाद करीब रात के 9 बजे अपने कमरे से निकलते हैं। 9 mm की पिस्टल, एक MP5 के सब मशीन गन और कॉल्ट M16 राइफल लेकर दोबारा पार्टी में आते हैं। उनका ऐसे पार्टी में दोबारा शामिल होना किसी को इसलिए अजीब नहीं लगता है क्योंकि युवराज दीपेंद्र को पहले से ही हथियार इकट्ठे करने का शौक था। कुछ समय बाद दीपेंद्र की बंदूक से एक गोली निकलकर छत पर लगती है। सबको लगता है कि ट्रिगर दब गया होगा। यह गलतफहमी तब दूर होती है जब दीपेंद्र बंदूक का निशाना अपने पिता नेपाल नरेश की तरफ करते हैं और 3 गोलियां चला देते हैं। नेपाल नरेश वहीं ढेर हो जाते हैं। इससे पहले किसी को समझ आता, युवराज दीपेंद्र एक एक करके सभी को ढेर कर देते हैं। महारानी ऐश्वर्या सीढ़ियों पर चढ़ने लगती हैं बचने के लिए, परंतु वह पीछे से जाकर उनमें भी गोली मार देते हैं और पुष्टि करते हैं वह ख़त्म हुई या नहीं। जब पुष्टि हो जाती है कि महारानी ऐश्वर्या ख़त्म हो गई हैं, तो वह सोम पर भी गोली चला देते हैं। नेपाल नरेश की सांस अभी चल रही थी। सभी को अस्पताल ले जाया जाता है, साथ में युवराज दीपेंद्र को भी। अगली सुबह यह खबर सार्वजनिक होती है कि नेपाल नरेश ख़त्म हो गए हैं और युवराज दीपेंद्र कोमा में हैं। शाही परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार कोमा में पड़े युवराज दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया गया, परंतु 4 जून को वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया, परंतु इस घटना ने जनता के बीच अनेकों प्रश्न खड़े कर दिए। वह प्रश्न स्वाभाविक थे। राजा दीपेंद्र अपने परिवार को क्यों मारेंगे? क्या सच में उन्होंने अपने परिवार का कत्लेआम किया है? इन प्रश्नों के उत्तर अनेकों अफवाहों के माध्यम से ढूंढे जा रहे थे।
अभी जो घटनाक्रम आपको बताया गया है यह नेपाल की ऑफिशियल रिपोर्ट के माध्यम से पता चला। जनता के बीच फैली अफवाहों में से एक अफवाह यह भी थी कि यह गुरु गोरखनाथ का शाही परिवार को श्राप है, जिस कारण युवराज दीपेंद्र ने शाही परिवार का कत्लेआम किया है। क्या था वह श्राप और गुरु गोरखनाथ ने शाही परिवार को किस लिए यह श्राप दिया था? तो आओ चले जानते हैं। शाही परिवार के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने नेपाल को बनाया था, काठमांडू से 1000 मील दूर गोरखा में पैदा हुए थे। पृथ्वी नारायण शाह वह बड़े साहसी और महत्वाकांक्षी थे। बचपन में जब वह काठमांडू की पहाड़ियों पर चढ़कर काठमांडू घाटी को देखते तो कहते, एक दिन इस घाटी पर मेरा राज होगा। इतिहास की बात करें तो उनसे पहले पूरा नेपाल अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उन्होंने ही नेपाल को एकजुट करके गोरखा राजवंश शाही रियासत की शुरुआत की थी। गुरु गोरखनाथ को गोरखा राजवंश शाही परिवार का रक्षक माना जाता था। एक दिन राजा पृथ्वी नारायण शाह जंगल में टहलते हुए जा रहे थे। उन्हें एक सन्यासी मिलता है। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोरखनाथ थे, भेष बदलकर। पर राजा को यह बात पता नहीं थी। सन्यासी से राजा बात करने लगे और कहते हैं, महाराज कोई सेवा बताओ। सन्यासी ज़्यादा नहीं, बस एक कटोरा दही खाने की इच्छा रखते हैं। राजा पृथ्वी नारायण शाह तत्काल ही अपने सैनिक से दही मंगवाते हैं और सन्यासी को देते हैं। सन्यासी दही खाकर उसी कटोरे में दही की उल्टी कर देते हैं और राजा से कहते हैं कि प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करो। परंतु राजा हिचकिचाहट करते हैं और स्वाभाविक रूप से उनसे यह दही खाई नहीं जाती है, नीचे गिर जाती है। गुरु गोरखनाथ अपने रूप में आकर राजा को दर्शन देकर कहते हैं, यदि आज तुम इस दही को ग्रहण कर लेते तो जो तुम चाहते वही होता। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती। नेपाल की प्रजा तुम्हारे कहे अनुसार चलती। परंतु यह प्रसाद तुम्हारे जितने अंगों पर गिरा है, अब कुल उतने ही वंशज नेपाल पर राज कर पाएंगे। वह राजा के पैरों पर गिरी थी, जिसमें राजा के पैरों की 10 उंगलियां शामिल थीं। युवराज दीपेंद्र पृथ्वी नारायण शाह के 10वें वंशज थे। इसलिए युवराज दीपेंद्र ने शाही परिवार के सभी सदस्यों को खत्म कर दिया। खैर, ये तो कही सुनी बातें हैं। इस घटना के बाद नेपाल के मुख्य न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय और नेपाल के संसद के स्पीकर तारानाथ राणा भट्ट की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें सैकड़े गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और इस पूरे हत्याकांड का जिम्मेदार दीपेंद्र शाह को बताया जाता है। क्योंकि दीपेंद्र शाह के पास ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण था, वह अपनी माँ ऐश्वर्या शाह से गुस्सा थे। गुस्सा होने का कारण है उनका प्रेम। वह देवयानी राणा से प्रेम करते थे और उनकी माँ ऐश्वर्या देवयानी राणा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि देवयानी राणा ग्वालियर राजघराने से थी। साहब राजघराना और ग्वालियर राजघराने में पहले से ही संबंध अच्छे नहीं थे। इसी कारण दीपेंद्र की माँ ऐश्वर्या इस रिश्ते के खिलाफ थी। ऐश्वर्या शाह युवराज दीपेंद्र की शादी सुप्रिया शाह से कराना चाहती थी। रिपोर्ट के चलते यह कारण सामने आता है कि इस प्रेम संबंध के चलते ही युवराज दीपेंद्र ने पूरे शाही परिवार को ख़त्म कर दिया। दूसरा कारण था उनका पिता से गुस्सा होना। युवराज दीपेंद्र के पिता महाराज वीरेंद्र नेपाल में लोकतंत्र लाना चाहते थे और लोकतंत्र लाने के इस फैसले से युवराज दीपेंद्र महाराज का समर्थन नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपने शाही परिवार का कत्लेआम कर दिया। सवाल बहुत हैं, परंतु कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। यदि युवराज दीपेंद्र राजा वीरेंद्र व रानी ऐश्वर्या से गुस्सा थे तो उनका कत्ल करते पूरे परिवार का क्यों? उसके बाद वे स्वयं राजा बनते और जिससे शादी करने का मन था उससे शादी करते। देश में लोकतंत्र आएगा या नहीं ये फैसला वो खुद ले सकते थे, तो उन्होंने पूरे परिवार को क्यों मारा? कुछ लोग कहते हैं राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र और पारस ने शाही सत्ता के लालच में युवराज दीपेंद्र के नशे करने की आदत का फ़ायदा उठाया और दीपेंद्र को इसमें फंसा दिया। उन्होंने यह सब कत्लेआम करवाया था। खैर, इन बातों की पुष्टि नहीं हो सकी है। शक इसलिए होता है क्योंकि दीपेंद्र ने इस घटना से पहले देवयानी को कॉल किया था। उससे पूछताछ नहीं की गई और राजा दीपेंद्र का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया।
जो भी हुआ, इस घटना के 7 साल बाद 28 मई 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया, परंतु आज भी नेपाल के शाही परिवार का कत्लेआम एक राज बना हुआ है। नेपाल की जनता आज भी यह स्वीकार नहीं करती है कि युवराज दीपेंद्र पूरे शाही परिवार का कत्लेआम कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।